नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 सितंबर सन 2025। सप्तमी तिथि आज शाम 4:31 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इन्हें यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी माना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा, भय और बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों व पंचायतों पर कसेगी नकेल। पंचायती राज एक्ट में बदलाव करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में आज से तहसीलों में पेपरलेस वर्क शुरू होगा। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे शुरुआत। रोबोट करेगा जमीन की निशानदेही। हरियाणा एसएससी सीईटी 2025 की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली अपील हुई खारिज। सिंगल बेंच का फैसला सही ठहराया। ई गेमिंग पर आया नया कानून। रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव। घरेलू बजट पर असर पड़ना तय। बीएसएनएल ने लॉन्च किया स्वदेशी 4G नेटवर्क। हर गांव शहर तक पहुंचेगा तेज इंटरनेट। हरियाणा में कर्मचारियों के लोन बदले मंजूरी नियम। अब मुख्यालय देगा मंजूरी। गुरुग्राम में ईडी ने 153 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। पैसे लेकर समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए। जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए 2 दिन बाकी। 30 सितंबर तक न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। नेपाल के पूर्व पीएम ओली के काठमांडू छोड़ने पर रोक। पूर्व गृह मंत्री और 3 अधिकारियों को भी यही आदेश। पासपोर्ट भी रद्द होगा। और अक्टूबर महीने में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार व 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। और अब खबरें विस्तार से। मानसून की विदाई के साथ हरियाणा में तापमान बढ़ गया है। एक हफ्ते में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। पलवल और करनाल में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मेवात में रात का तापमान सबसे अधिक यानी 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल 3 से 4 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 30 सितंबर को हल्के बादल छा सकते हैं। 1 से 2 स्थानों पर बूंदाबांदी की भी संभावना व्यक्त की गई है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है। कोई मौसमी सिस्टम नहीं होने की वजह से मौसम में अभी बदलाव नहीं होगा। 29 व 30 को बदलाव की संभावना है, मगर इससे तापमान में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी, मगर 11 सितंबर के बाद से हरियाणा में बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क आरंभ होगा। भूमि की निशानदेही भी रोबोट से कराई जाएगी। इससे समय की बचत के साथ साथ कागज उठाकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोमवार यानी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार से प्रदेश की 93 तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा की बोबेन तहसील से राजस्व दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शुभारंभ कर पब्लिक को सौगात समर्पित करेंगे। पेपरलेस वर्क शुरू होने से नागरिकों को कागजात उठाकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें बस ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने जरूरी कागजात को अपलोड करना होगा। आवेदन के 8 दिन के अंदर अंदर संबंधित तहसील उन कागजात की चेकिंग का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करेगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी सामने आती है तो तहसील के अधिकारी कमी का हवाला देते हुए आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ऑब्जेक्शन दूर करने पर पंजीकरण की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। भूमि की निशानदेही के लिए सरकारी मशीन, रोबोट का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सीमांकन पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद नागरिक अपनी भूमि की निशानदेही सरकारी मशीन से करवा सकेंगे। इस प्रक्रिया में उनका खर्च प्राइवेट मशीन से करवाने की तुलना में काफी कम आएगा। तहसीलों से जुड़ी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू होगा। इससे नागरिक अपने व्हाट्सएप पर जमाबंदी, स्टेटस, सर्टिफिकेट सहित तमाम अन्य तरह की सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे। हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की तर्ज पर केस का स्टेटस व फैसले की जानकारी भी मिलेगी। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच व पंच अब नहीं बच सकेंगे। यदि किसी पंचायत या सरपंच के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों में कोई त्रुटियां सामने आती हैं तो गड़बड़ी मिलने की तारीख से लेकर 6 साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने से 2 साल तक जो भी बाद में होगा उस अवधि तक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वर्तमान में जो नियम है उनके हिसाब से देखें तो दोनों ही विकल्पों में से जिसकी अवधि
पहले खत्म होती थी उस समय अवधि तक ही सरपंच पर कार्रवाई की जा सकती थी। सरपंच के कार्यकाल के आखिरी साल में जो कोई गड़बड़ी पता लगती थी तब उसकी जांच में 2 से 3 साल लग जाते थे। उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था। ऐसे में जो भी नुकसान होता था उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा के खेमों के बीच अब खींचतान तेज हो गई है। पिछले दिनों पूर्व डिप्टी स्पीकर कुलदीप शर्मा करनाल में सैलजा के 2 कार्यक्रमों में दिखाई दिए। यहाँ उन्होंने कहा कि वो किसी नेता नहीं बल्कि पार्टी के साथ चलेंगे। इस पर अब हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश शर्मा ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये अपने कर्मों पर हताश है। जिनकी लोकसभा में बुरी हालत हुई और फिर विधानसभा में निर्दलीय से हार गए, वो हुड्डा को ऐसा कैसे कह सकते हैं। पिछले कुछ समय से हुड्डा के करीबी नेता उनसे दूरी बनाए हुए दिख रहे हैं, जिनमें करनाल से विधायक रही सुमिता सिंह शामिल हैं। करनाल में पिछले दिनों कार्यक्रम में हुड्डा के करीबी नेता ने कहा था कि जिसका सिर्फ रोहतक के 4 हलकों में प्रभाव रह गया है वो हरियाणा का चौधरी कैसे। इससे पहले नलवा से टिकट न मिलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह भी हुड्डा से दूरी बनाकर सैलजा के साथ नजर आने लगे थे। हालांकि संपत सिंह 25 सितंबर को रोहतक में इनेलो के मंच पर भी दिखाई दिए। यहाँ ताऊ देवीलाल जयंती पर कार्यक्रम था। कुमारी सैलजा लगातार हरियाणा के दौरे पर रही हैं। हुड्डा से नाराज नेताओं से वे लगातार संपर्क बढ़ा रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 79 साल के हो गए हैं। अगला चुनाव आते आते हुड्डा 83 साल के हो जाएंगे, जबकि 62 वर्षीय कुमारी सैलजा की उम्र राजनीतिक पारी खेलने के लिए अभी काफी है। ऐसे में कांग्रेस नेता हुड्डा की जगह अब कुमारी सैलजा को आगामी राजनीति का भविष्य मान रहे हैं। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 2025 के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली लेटर्स पेटेंट अपील को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह अपील 2 सितंबर को सिंगल बेंच द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा व रोहित कपूर की खंडपीठ ने एकल जज के निर्णय को सही ठहराया। उन्होंने साफ किया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मूल्यांकन विधि है। ये परीक्षाओं में प्रश्नों के लेवल में असमानता को बैलेंस करने के लिए अपनाई जाती है। परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं होने तक इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका पता नहीं चल सकता। वह इस स्थिति में याचिका समय से पहले दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पहले ही वैध माना जा चुका है। हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से पैसे ऐंठने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि यह पूरा खेल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET के नाम पर चल रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी नौकरियों के लिए CET को अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कथित रैकेट में हाईकोर्ट का एक कर्मचारी भी शामिल पाया गया, जिस पर कोर्ट में लंबित मुकदमों को प्रभावित करने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। ये मामला तब सामने आया जब CET में अपनाई गई सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती दी गई। 2 सितंबर को सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी। इसके बाद असंतुष्ट याचिकाकर्ताओं ने वकील अंकुर सिद्धार के जरिए डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। अपील में हरियाणा SSC के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए गए व पवन कुमार को प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया। सुनवाई के समय अदालत के सामने आया और यह खुलासा हुआ कि प्रोफार्मा प्रतिवादी जो हाईकोर्ट का ही कर्मचारी है, यह कर्मचारी CET अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें अदालत में सफलता का भरोसा दिला रहा था। सामने आया है कि आरोपित ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों से QR कोड के जरिए पैसे इकट्ठे किए। इसका लक्ष्य न सिर्फ उम्मीदवारों से पैसे वसूलना था बल्कि भर्ती प्रक्रिया की बदनामी करना भी था। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले लोन और अग्रिम राशि की मंजूरी प्रक्रिया बदल दी है। अब ये अधिकार DDO के पास नहीं रहेगा। मुख्यालय से विभागाध्यक्ष सीधे मंजूरी जारी करेंगे। इसके लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि लोन और अग्रिम राशि से जुड़े मामलों में कई बार अधूरे दस्तावेज भेजे जा रहे थे। इससे समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा था। अब हर आवेदन की बारीकी से जाँच मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। हरियाणा में कर्मचारियों के लोन और अग्रिम राशि मामलों की मंजूरी अब मुख्यालय स्तर से होगी। DDO की पावर छीन ली गई है। साथ ही निलंबित या फिर कार्रवाई लंबित कर्मचारियों के लोन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। वहीं मकान, गाड़ी, शादी व कंप्यूटर लोन पर भी नए नियम लागू होंगे। अब सभी लोन और अग्रिम राशि मामलों को DDO सिफारिश पत्र के साथ मंडल कार्यालय भेजेंगे। इन मामलों का सत्यापन भी मंडल स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके बाद ही फाइल मुख्यालय पहुंचेगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि निलंबित, जिन पर कार्रवाई लंबित है या फिर जिनको सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
पानीपत जिले के समालखा में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान अभी बाढ़ की मार से उभर नहीं पाया है और अब उसे सरकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के अपने वायदों को पूरा करने में विफल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि सरकारी खरीद बंद होने के कारण किसानों को अपनी उपज कम दामों पर बेचनी पड़ रही है। वहीं मंडियों में सरकारी खरीद न होने से किसानों को धान 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर बेचनी पड़ रही है। सरकारी एजेंसियां नमी का बहाना बनाकर खरीद से इनकार कर रही हैं, जिससे कि किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले धान किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देने का वादा किया था, जो पिछले और इस सीजन में भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान की आवक तेज है, लेकिन खरीद न हो पाने के कारण किसान परेशान है। धान, बाजरा, कपास और अन्य फसलों की सरकारी खरीद समय पर न होने से किसान मंडियों में भटक रहे हैं। कई जगहों पर पोर्टल वेरिफिकेशन न होने से गेट पास नहीं बन पा रहे हैं और कहीं राइस मिलर्स के रजिस्ट्रेशन की समस्या है। इस अव्यवस्था का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि 2369 रुपए प्रति एमएसपी वाली धान को 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है, जिससे कि किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। गुरुग्राम ईडी जोनल ऑफिस ने यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनियों के एक्स प्रोमोटर्स और सहयोगियों की 153.16 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली यानी बहरोड में 29.45 एकड़ जमीन, गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टावर की कई यूनिट्स, 3.16 करोड़ रुपए की एफडी शामिल है। ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 17 सितंबर 2025 को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर में की गई है। दरअसल घर खरीदारों को जब फ्लैट नहीं मिला तो उन्होंने एनसीआर में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की। खरीदारों का आरोप था कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स रमनपुरी, विक्रमपुरी और वरुणपुरी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं किए और उनके साथ धोखाधड़ी की। ईडी ने 22 जुलाई 2025 को तीनों प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। लोगों का कहना है कि 2010 से पहले उन्होंने निवेश किया था। तकरीबन 15 साल से फ्लैट का वे इंतजार कर रहे हैं। 2010 से ही निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 12 साल में जुटाई। ये रकम गुरुग्राम और फरीदाबाद की 8 परियोजनाओं के नाम पर ली गई, लेकिन विकास पर इसका सिर्फ एक हिस्सा ही खर्च किया गया। प्रमोटर्स ने इस धनराशि को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने में लगाकर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और गबन किया। ईडी ने 19 सितंबर को गुरुग्राम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर एनपीएस, एलपीजी सिलेंडर और ऑनलाइन गेमिंग तक के नियम बदलने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2025 से रेलवे रिजर्व जनरल टिकट बुकिंग का नया नियम लागू करेगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप पर टिकट बुक करते समय आरक्षण खुलने से 15 मिनट तक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। रेलवे का कहना है कि इससे असली यात्रियों को फायदा पहुंचेगा और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1 अक्टूबर से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स एक ही पैन या फिर प्रान नंबर पर कई स्कीमों में निवेश कर सकेंगे। निवेशकों के लिए अब ज्यादा विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। हर महीने की तरह 1 अक्टूबर को भी एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू होंगी। वहीं 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी नया कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून में साफ किया गया है कि किसी भी तरह का ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और रियल मनी गेम्स की अनुमति नहीं होगी। वहीं ईपीएफओ 3.0 के तहत अब जल्द ही पीएफ का पैसा एटीएम के माध्यम से निकालने की सुविधा मिलने जा रही है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10 से 11 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इसकी तारीख तय की जाएगी। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की बदौलत टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पीटीआई के अनुसार जीत के बाद भारतीय टीम ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसी वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। बताया जा रहा है कि भारतीय टीम ने किसी भी पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, इसी वजह से देरी हुई। रविवार को 147 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर जीत हासिल की। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को ये जीत दिलाई। तिलक वर्मा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने वाली पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान ने सबसे अधिक 57 रन बनाए।
PGI-MER चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार कंप्यूटर डिप्लोमा सहित ग्रेजुएट होने चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 7 अक्टूबर है। इंटरव्यू व कौशल परीक्षा की तिथि 8 अक्टूबर है। सैलरी 19,800 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ ही बीएसएनएल का 4G नेटवर्क देश भर के 98,000 लोकेशंस पर उपलब्ध हो गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह भारत में विकसित तकनीक पर तैयार किया गया है। इस सर्विस के शुरू होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर अब 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर हैं। बीएसएनएल की यह 4G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से देसी और भविष्य के लिए तैयार है, यानी इसे 98,000 जगहों पर लगाया गया है, जिससे कि अब हर गांव और शहर में तेज इंटरनेट मिलेगा। बीएसएनएल का स्वदेशी 4G स्टैक क्लाउड बेस्ड और फ्यूचर रेडी है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे 5G नेटवर्क में बदलना अब आसान होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल लगातार अपने ग्राहक खो रही है। जुलाई में बीएसएनएल के 1,01,000 ग्राहक कम हुए, तो वहीं जियो और एयरटेल ने क्रमशः 4,83,000 और 4,64,000 नए ग्राहक जोड़े। जहां जियो और एयरटेल 5G नेटवर्क में आगे बढ़ चुके हैं, वहीं बीएसएनएल अब 4G के साथ 5G सर्विस की तैयारी कर रही है। बीएसएनएल की स्थापना साल 2000 में हुई थी। टेक कंपनी Xiaomi के सब ब्रांड रेडमी ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15 लॉन्च कर दिया है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले के साथ 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन को 6GB और 8GB रैम ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। इसका मुकाबला 15,000 से कम कीमत वाले Xiaomi, Vivo और Realme जैसी कंपनियों के 5G फोन से होगा। फोन डिजाइन के साथ IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस तकनीक से लैस है, जो इसे हल्के पानी और धूल की सुरक्षा देता है। फोन के रियर डिजाइन स्टाइलिश है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। Redmi 15 3 कलर ऑप्शन मिडनाइट ब्लैक, फ्रस्टेड व्हाइट और सैंडी पर्पल के साथ अवेलेबल है। इनमें से सैंडी पर्पल वेरिएंट में रेत के लहरों जैसा अनोखा पैटर्न है, जो इसे खास बनाता है, जबकि अन्य 2 रंगों में मैट फिनिश है। फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डॉल्बी सर्टिफाइड ऑडियो के साथ 200% सुपर वॉल्यूम की सुविधा है, जो इसे मल्टीमीडिया के लिए आकर्षक बनाता है। Redmi 15 में सबसे खास इसके 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो ग्लोबल मार्केट में Xiaomi की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। यह डेली यूज जैसे सोशल मीडिया, कॉल्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइट गेमिंग के लिए आसानी से 2 से ढाई दिन का बैकअप देती है। इसके साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो बैटरी को करीब 1.5 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है। फोन में 18 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है, जो इसे पावर बैंक की तरह काम में ले सकते हैं। इसमें 8GB रैम दी गई है, जिसे वर्चुअली रैम स्पॉट से 16GB तक बढ़ाया जा सकता है। स्टोरेज के लिए 256GB की इंटरनल मेमोरी भी दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिव सीजन, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की बात की। आपको यहां पर बता दें कि मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से होती है। पीएम ने कहा, इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। इसके अलावा पीएम ने दशहरा और छठ पर्व पर भी बात की। मोदी ने कहा, भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर काम कर रही है। इसके बाद पूरी दुनिया में पर्व की भव्यता फैलेगी। पीएम ने कहा, आज लता मंगेशकर की जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। वहीं अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। पीएम ने कहा, हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना और बढ़ जाएगी। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी भी नागरिक की मेहनत लगी है उसी सामान का उपयोग करेंगे। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को
कोई ना कोई खाद्य प्रोडक्ट अवश्य खरीदें, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। हमारे यहाँ पूरा समय उत्सवों का समय रहता है और दिवाली एक प्रकार से महा उत्सव बन जाता है। मैं आप सबको आने वाली दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।